हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के एक फुल फ्लेज्ड सीरीज़। इसमें हम आपको फ्रॉम द एंगल ऑफ मेंस एंड प्री थियोरेटिकल एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है एफआईआर। दोस्तों, जब भी एक सोसाइटी में ऑफेंस होता है, जो सबसे पहली बात हमारे कानों तक पड़ती है वो है कि क्या इस ऑफेंस की जानकारी पुलिस को दी, क्या एफआईआर रजिस्टर करवाई। तो दोस्तों, एफआईआर एक पहला ऐसा स्रोत है जिससे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर आते हैं, यानी सीआरपीसी की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एफआईआर का जिक्र पूरे सीआरपीसी में एक्सप्रेसली कहीं पर भी नहीं है, पर जब हम सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर उसका एक जिक्र है कि अक्यूज्ड को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप देंगे। तो एफआईआर वर्ड हमें वहाँ से मिलता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जब भी सोसाइटी में एक ऑफेंस होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के लिए ना तो पुलिस और ना ही कोर्ट किसी भी हालत में मना कर सकती है। कानून पुलिस और कोर्ट दोनों को बाध्य करता है कि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आए तो आप उसको रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। दोस्तों, सीआरपीसी ने इस रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ऑफेंस को दो हिस्सों में बाइफरकेट किया है। पहला तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोनों ही द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में डिफाइंड है, कॉग्निजेबल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज सी में और नॉन कॉग्निजेबल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एल में। अगर हम कॉग्निजेबल को देखें तो वह संगीन अपराध हैं जहां पर पुलिस बिना किसी कोर्ट के वारंट के अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जो कि कम संगीन है। उसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए, अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास कोर्ट के द्वारा पारित किया गया, कोर्ट के द्वारा दिया गया वारंट बहुत ज़रूरी है और वह बिना कोर्ट के वारंट के अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती। अगर हम इन दो सेक्शंस को, क्लॉजेस को पढ़ें तो हमें इसका नेचर पता चलता है, पर सही मायने में ये ऑफेंस है कौन से, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑफेंस कौन से हैं। तो इसके लिए आप जाइए शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑफेंस को फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन और अदर पर्पसेस के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से बाइफरकेट किया गया है। दोस्तों, एफआईआर जो है वह फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम है। ये वो आधार है जिसके बेसिस पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दोस्तों, एफआईआर की रिकॉर्डिंग का जिक्र जो पूरा प्रोसीजर है वो हमें सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी बताता है। इस पूरे टॉपिक को हम 4 एंगल से पढ़ेंगे। पहला, एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है। दूसरा, एफआईआर में इंफॉर्मेशन का नेचर क्या होगा। तीसरा, एफआईआर किसके पास रजिस्टर करवा सकते हैं। चौथा, एफआईआर की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। हम एक एक करके इन चारों सवालों का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, एफआईआर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करवा सकता है। जी हाँ, चाहे वह एक विक्टिम है, वो एक एक्यूज्ड है, या फिर ना तो वो विक्टिम है ना वो एक्यूज्ड है और उसने अपराध सिर्फ होते हुए देखा है। चौथा, ना ही इज़ a party to the crime, neither he is a witness to the offense or crime, but he has the knowledge that an offense has been committed. He can also make an FIR registered. और पांचवा, एफआईआर एक पुलिस भी रजिस्टर करवा सकती है। इसका हम जिक्र अगले कुछ मिनट में ज़रूर करेंगे। दोस्तों, दूसरा सवाल कि इस इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है,
क्या इसके अंदर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बताने की ज़रूरत है कि विक्टिम कौन था, एक्यूज्ड कौन था, कैसे कपड़े पहने गए थे, कौन से वेपन यूज़ करे गए थे, किस मोटिव के साथ क्राइम किया था? तो हमें सुप्रीम कोर्ट 1992 में बता चुके हैं द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल में कि FIR नीड नॉट टू बी एन इंसाइक्लोपीडिया, FIR नीड नॉट टू बी इनटू माइन्यूट डिटेल्स. FIR, the word information under 154 does not qualify the word reasonable. Friends, if we talk about the word reasonable, the reasonability stands here कि क्या इन्फॉर्मेशन ठीक है या गलत है, क्या इन्फॉर्मेशन सच है या झूठ है, क्या सज़ा होगी क्या नहीं होगी. ऐसे सवालों का इस स्टेज पर, एट द स्टेज ऑफ रजिस्टरिंग एन FIR, कोई मायने नहीं रखता है. दोस्तों, तीसरा सवाल कि FIR किसके पास रजिस्टर करवाई जाए. तो पहला जो नाम आएगा वो आएगा 154 के हिसाब से द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन व्यक्ति है वो बताता है सेक्शन 2 क्लॉज O. अगर मान लीजिए कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मना कर देता है कि जी नहीं, मैं तो आपकी FIR रजिस्टर नहीं करूँगा, तो उस इन्फॉर्मर के पास क्या रेमेडी है, तो वो भी हमें 154 ही बताता है कि आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस इलाके के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के पास जाएं, लिखित में या बाय पोस्ट अपनी FIR रजिस्टर करवा सकते हैं. मान लीजिए अगर SP के पास से भी हमें कोई रेमेडी नहीं मिली, तो जनाब 156 क्लॉज 3 की पावर यूज़ करते हुए हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब अपनी FIR को रजिस्टर करवाने का ऑर्डर देंगे. तो ये हो गए 3 व्यक्ति जो रजिस्टर करवाने के लिए ऑफिशियली ऑब्लाइज्ड हैं. अब चौथा सवाल कि FIR कहाँ रजिस्टर करवाई जा सके, यानी अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन का होना ज़रूरी है. तो 154 ही हमें बताता है कि जी नहीं, FIR के लिए चाहे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, इसके कोई मायने नहीं रखते. मान लीजिए अगर जुरिस्डिक्शन है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो ऐसी FIR को हम ज़ीरो FIR के नाम से जानते हैं. तो मतलब ये हुआ कि अपराध हुआ है मान लीजिए दिल्ली में और मैं जोधपुर में या पूरे भारत में कहीं पर भी FIR रजिस्टर करवा सकती हूँ. अब इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए. अपराध हुआ मान लीजिए दिल्ली में, मैं दिल्ली की निवासी नहीं हूँ, मैं वहाँ घूमने फिरने के लिए गई हूँ, मैंने अपराध होते हुए देख लिया पर मैंने उसको इग्नोर कर दिया. अरे भाई कौन जाएगा पुलिस थाने, मुझे तो पुलिस स्टेशन में पुलिस बार बार बुलाएगी, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे. तो ऐसे में क्या होता है कि मैं बस पकड़ती हूँ और जोधपुर आ जाती हूँ. जोधपुर आते मेरा दिल कुरेदने लगता है कि भैया कैसी इंसान हूँ मैं, कैसी सिटीज़न हूँ मैं इस नेशन की, कि मैंने अपराध होते हुए तो देखा जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस था और मैंने फिर भी इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी. तो अब मैं क्या सोचती हूँ कि अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा. तो ऐसे में आम आदमी क्या करता है कि पुलिस को इंफॉर्मेशन देने में इग्नोरेंस क्रिएट करता है. तो ऐसी एक्टिविटीज़ को ओवरकम करने के लिए ज़ीरो FIR का जिक्र हुआ. इस जिक्र को हम CRPC में कहीं पर भी नहीं देखते हैं, पर जस्टिस वर्मा कमेटी जो कि 2013 में निर्भया रेप केस के बाद आई, उनके बाद ज़ीरो FIR का जिक्र बहुत ज़्यादा होने लगा. तो इसमें क्या हुआ कि अगर अपराध मान लीजिए दिल्ली में है तो आप FIR जोधपुर में भी करवा सकते हैं. और इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन जो है वो जोधपुर में शुरू हो जाएगी और जोधपुर थाना बाय पोस्ट, बाय राइटिंग, बाय फैक्स, बाय टेलीफोन, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उसके द्वारा दिल्ली थाने को इन्फॉर्म करेगी. इससे क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी और जो पुलिस थाना जोधपुर है वो FIR को ज़ीरो FIR के नाम से रजिस्टर करेगा.
दोस्तों चौथा सवाल कि इन्फॉर्मेशन दी कैसे जाए, तो ये है कि ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, बाय पोस्ट भी हो सकती है, बाय टेलीफोन भी हो सकती है। अगर ओरल होती है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज ऑब्लाइज्ड टू कन्वर्ट दैट ओरल इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग इन फ्रंट ऑफ द इन्फॉर्मर। वह एक एक बात को रिटन में लिखेगा, लिखने के बाद वह एक एक बात को इन्फॉर्मर को सुनाएगा, और जब इन्फॉर्मर की तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैंने यही बात बोली जो आपने लिखी है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मर से साइन करवाएगा। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोरे कागज़ ब्लैंक पेपर पे पुलिस वाले आपसे साइन नहीं करवा सकते, और जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो इमीडिएटली द लास्ट वर्ड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वहाँ कीजिए, ताकि आपके वहाँ से जाने के बाद किसी भी तरह का तोड़ और मोड़ नहीं होना चाहिए। और चौथा स्टेप इसमें क्या होगा कि एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मर को दी जाएगी। दोस्तों सेक्शन 29 ऑफ पुलिस एक्ट 1961 हमें कहता है कि एक्यूज्ड को भी आप कॉपी दे सकते हैं, पर जब अक्यूज्ड पेमेंट कर देगा और कोर्ट का ऑर्डर होगा। पर 2016 में यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि एफआईआर की कॉपी इमीडिएटली ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाए। इससे क्या होगा कि एक एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया और उसको कोई भी व्यक्ति असेस कर सकता है। अब अगर एक इंफॉर्मेशन टेलीफोनिकली आ गई है और बताने वाला इंसान ना तो अपना नाम बताता है, जी आपका नाम क्या है पता नहीं, जी आप कहाँ से बोल रहे हैं पता नहीं, तो ऐसे मैसेजेस को हम क्रिप्टिक मैसेजेस के नाम से जानते हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट बताते हैं सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कि अगर ऐसे क्रिप्टिक मैसेजेस आते हैं जिससे पुलिस थाने को, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजिंग नहीं है, तो वो ऐसी स्टेटमेंट को एफआईआर नहीं मानेंगे। पर हाँ, अगर पुलिस चाहे तो वह द इन्फॉर्म्ड स्पॉट ऑफ ऑफेंस पर जा सकती है और वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकती है। ऐसी एफआईआर को हम नाम देते हैं रुक्का। रुक्का, जी हाँ, ये कॉमन पार्लेंस में यूज़ होने वाला शब्द है, जिसका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर ही इस स्टेज पर इन्फॉर्मर या कंप्लेनेंट बन जाता है। दोस्तों अब कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनको हमने स्पेशल प्रिविलेज दिया है, जैसे कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वुमेन, जैसे एसिड अटैक, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, रेप ऑफेंसेस, जो कि प्रोवाइजो ऑफ 154 में दिए गए हैं, जो कि 2013 की अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। उसमें बताया गया है कि यदि इन्फॉर्मर विक्टिम ही है, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं, तो आप उस इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग या तो उनके रेजिडेंस पर करेंगे या फिर उनकी चॉइस के कन्वीनियंट प्लेस पर करेंगे। और दूसरी बात कि आप वह इंफॉर्मेशन सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगा। तीसरी बात कि यदि हमें पता चलता है कि विक्टिम इज़ टेम्परेरीली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, then the women police officer is obliged to take a special instructor, a special educator along with her, and she is obliged to videograph all the proceedings, that is the proceeding where the prosecutrix is informing about the commission of an offense to the women police officer। तो ये एक स्पेशल प्रोसीजर हमें 2013 की अमेंडमेंट बताती है। दोस्तों अब बात आती है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग एक ही वक्त पे एक ही पुलिस थाने में एक ही ऑफेंस, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी इंफॉर्मेशन देने पहुंच जाए।
ठीक है। या ये हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली जिसको एफआईआर का नाम दे दिया और इन्वेस्टिगेशन उसके आधार पर शुरू भी हो गई, और इस दौरान हमें और दूसरे तरह की कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का पता चलता है। तो क्या पुलिस स्टेशन, क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर कॉग्निजेबल ऑफेंस, हर व्यक्ति की सेकंड या सब्सिक्वेंट एफआईआर रिकॉर्ड करता रहेगा? तो जर्नल रूल हमें टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी नहीं, जर्नल रूल है कि सेकंड और सब्सिक्वेंट एफआईआर नहीं रिकॉर्ड होगी। पर 2008 में इस जर्नल रूल की एक्सेप्शन आई, जो कि निर्मल सिंह खल्लो वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आई। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब एक ही इंसिडेंट्स, एक ही कॉग्निजेबल ऑफेंस के डिफरेंट वर्जन्स हों या काउंटर क्लेम हो, जैसे कि मान लीजिए विक्टिम इज ऑल्सो देयर इन द पुलिस स्टेशन, एक्यूज्ड इज ऑल्सो देयर इन द पुलिस स्टेशन एंड दे आर नरेटिंग द डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम कॉग्निजेबल ऑफेंस। या तीसरा, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी डिस्कवर होती है, ऐसे 3 केसेस में द पुलिस इज ओब्लाइज्ड टू रजिस्टर अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट एफआईआर। तो जस्ट क्या बनता है कि जर्नल रूल है कि एक ऑफेंस की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की या एक ट्रांजैक्शन में हुए 2 या 2 से ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी एक ही एफआईआर बना दीजिए। मगर अगर ये 3 पॉइंट्स आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप सेकेंड या सब्सिक्वेंट एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों, अब बात आती है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो चुकी है और उसके बाद हमें डिफरेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड डिफरेंट स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे में ये सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी की स्टेटमेंट मानी जाएगी, ना कि एफआईआर की स्टेटमेंट मानी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है कि क्या whether an information about the commission of a cognizable offense is to be compulsorily registered in an FIR or not। तो कोई भी कानून दोस्तों हमें ऐसा नहीं बताता कि पुलिस ऑफिसर इज़ पनिशेबल for not registering an FIR relating to a cognizable offense except section 166A of IPC, जो कि offenses relating to women के कुछ offense हमें बताता है, जहाँ पर अगर FIR पुलिस ऑफिसर नहीं रजिस्टर करता तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। पर दोस्तों 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हमें बताया दैट अ पुलिस ऑफिसर इज ऑब्लाइज्ड टू रजिस्टर एन एफआईआर इन केस द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है तो पुलिस ऑफिसर उसे ज़रूर रिकॉर्ड करेगा एज एन एफआईआर। दोस्तों, और भी केसेस हैं जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी डिमांड, ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को थोड़ी सी लिवरेज दी है कि आप अपनी प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए अबाउट द नेचर ऑफ ऑफेंस कि क्या ये वाकई में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करती है। अगर हाँ तो आप एफआईआर कंपल्सरीली रजिस्टर करेंगे, अगर नहीं तो आप उसकी एफआईआर नहीं रजिस्टर करेंगे। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर डील करेंगे, एफआईआर बाय एक्यूज्ड डील करेंगे और उसके अंदर बहुत बारीकियों को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।